आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की। तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश, आपको पता है हमारे देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी कृषि पर निर्भर करती है। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है। और अपने बिजनेस के हिसाब से भी अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस ग्रो करे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको अच्छी जानकारी, आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है हमारा जो एग्रीकल्चर का जो डिवीजन है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है, वो हमारा जो डिवीजन है उसका नाम है कृषि केयर। कृषि केयर ये हमारे डिवीजन का नाम है। और हमारे जो ये डिवीजन है इसका इसका मिशन क्या है, क्यों हमने ये कृषि केयर डिवीजन बनाया, क्यों हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाए हैं। तो हमारा एक मिशन है, विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान। ये तीन टारगेट है हमारे जो हमें अचीव करने हैं। आप सबकी मदद से हम सब मिलके पूरे भारतवर्ष में हमें क्या करना, विश्व मुक्त खेती। पहला हमारा टारगेट है कि हमें जो हमारी खेती है, जो फसल है, उसको विष मुक्त करना है। और यहीं से शुरुआत हो जाएगी सारी चीजों की। जब विष मुक्त खेती होगी तो जो फसल कैसी होगी, वो अमृतदायी होगी। अमृत अमृत के समान हमारी फसल होगी। हमारा जो भी फूड है, हमारा खाना है, अब शुरुआत में हमारी फूड चेन में ही जब कंटामिनेशन होने लगता है, उसमें जहर डलने लगते हैं, तो आगे तक की हमारी बीमारी ठीक होने का तरीका वो सब चेंज हो जाता है। तो शुरुआत हमें हमारी जड़ों से करनी पड़ेगी। और विष मुक्त खेती हमारा पहला टारगेट है, विषय मुक्त खेती। अगर ऐसा होगा तो फसल जो कैसी होगी, वो अमृतदायी होगी। और जब फसल अमृतदायी होगी और हम सब स्वस्थ होंगे तो किसान भी हमारा समृद्ध होगा। तो हमें ये तीनों टारगेट पे काम करना है। खेती को विषय मुक्त बनाना है, फसल को अमृतदायी बनाना है और किसानों को समृद्ध बनाना है। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा जो डिवीजन है उसका नाम है कृषि केयर डिवीजन। तो मैं पहले भी आपको यही बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि जब भी आप किसी के पास जाएं, किसी किसानों किसानों से मिलने जाए, किसी के पास भी जाए, तो बोले कि जी मैं वेदालेक्स कंपनी से को रिप्रेजेंट करता हूं और हम एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। एग्रीकल्चर का जो हमारा डिवीजन है उसका नाम है कृषि केयर और हमारा मिशन है, हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं। इस मिशन को रट लीजिए, हमारा मिशन है विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान। हमें इस मिशन पे काम करना है। जब भी किसी के पास जाते हैं ना, तो अपने पहले अपने मिशन के बारे में बात करें कि हम किस हमारा हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हम काम कर रहे हैं। जाते ही किसी के पास बोलते हैं जी हमारा प्रोडक्ट है, ये ले लो ना। कभी भी सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा मत कीजिए। पहले अपना आप बताइए कि मैं कहां से आया हूं, हमारा क्या मिशन है, हम क्यों काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य। आपके मिशन से ही आगे की पिक्चर क्लियर होगी कि वो बोले। एक तो ये होता है कि हमारा हम गए और बोले जी हमारी कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है, आपको प्रोडक्ट बेचने आए। तो आपका मिशन क्या होगा कि प्रोडक्ट बेचना है। ये हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन क्या है, फिर उस पर बात करें कि इस मिशन को पूरा कैसे करना है। अल्टीमेटली काम तो वही करना है, हमें लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाने हैं। लेकिन एक बार जाते ही डायरेक्ट आप सीधे प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं, वो अच्छा नहीं है। आपको बताना कि मैं वेदालेक्स कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं यहां से रहने वाला हूं। और हमारी कंपनी एग्रीकल्चर बहुत सारे डिवीजन पे काम करती है, उसी में एक डिवीजन है एग्री का जिसका नाम है कृषि केयर। और ये हमारा मिशन है, इस मिशन को हमें पूरा करना है। तो उस आदमी की अगली सोच बदल गई कि इनका कोई मिशन है और उस मिशन के तहत ये काम कर रहे हैं। अब वो आपकी बातों पे ज्यादा ध्यान देगा। तो विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान, ये हमारा मिशन है। अब ये मिशन पूरा कैसे होगा, ये मिशन पूरा कैसे होगा, खाली लिख देने से मिशन पूरा नहीं होगा। ये मिशन पूरा कैसे होगा, कैसे क्या चीजें की जाए कि इस मिशन को पूरा किया जाए। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, टूरिज्म की इंडस्ट्री है, एफएमसीजी की इंडस्ट्री है, आईटी की इंडस्ट्री है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। और इन सब की इंडस्ट्रीज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये जो इंडस्ट्रीज है, अब ये इंडस्ट्रीज है जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वाइट इंडस्ट्री हो, ये सारी इंडस्ट्री आदमी की जरूरत के आधार पे आप आपकी कितनी इनकम है उसके आधार पे ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंस है। ये सारी आपके इनकम पे डिपेंड है। आपके पास पैसा है तो आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जरूरत पड़ेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। ये सारी आपकी इनकम पे डिपेंड है, ये सारी इंडस्ट्री। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वो हमारी बेसिक नीड है। बाकी सभी हमारी इनकम के आधार पे है कि हमें किन चीजों, गाड़ी, कपड़ा, सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारी जो बेसिक नीड है वो है हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। क्योंकि हमेशा से सुनते आए हैं, इंसान की तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, बचपन से सुनते आए कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इन तीनों में भी अगर मैं दोस्तों बात करूं, इन तीनों में भी अगर रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों में भी अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो बिना मकान के भी आदमी रह सकता है, जिंदा रह सकता है। मकान चाहिए लेकिन बिना उसके भी जिंदा रहा जा सकता है, बिना कपड़े के भी जिंदा रहा जा सकता है। लेकिन जो रोटी है ना, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो हमारी रोटी, कपड़ा और मकान में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड है वो क्या है, हमारी रोटी। और रोटी हमें कहां से मिलती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मिलती है, खेतों से मिलती है।
तो ये हमारी हमारी जीवन जीने के लिए सबसे बेसिक इंडस्ट्री है, जिसकी हमें हर व्यक्ति को, कई लोग बोलते हैं मुझे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में अरे जानना चाहिए, ये हमारी रूट्स है, इसी से हमें रोटी मिलती है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारी बेसिक नीड है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि ये हमारी सबसे बेसिक इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए सबसे अनट्रेन्ड लोग काम करते हैं। सबसे अनट्रेन्ड लोग इस इंडस्ट्री में कनेक्ट होते हैं। घर में 5 आदमी है, 4 भाई है, 5 भाई है, उनमें से 4 अच्छे पढ़ लिख गए, एक आदमी पढ़ लिख नहीं पाया, उसको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो एक ही बात बोलते हैं, तू खेती कर ले। ट्रेंड, जब आदमी ट्रेंड हो जाता, पढ़ लिख जाता, तो वो दूसरी इंडस्ट्रीज में काम करता है। जो बिल्कुल अनट्रेंड है वो काम करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और इसमें सबसे अनट्रेंड लोग, अगर इसको ट्रेंड ट्रेंड की तरह से काम किया जाए, अच्छे से जानकारी लेके काम किया जाए, तो बहुत बड़ी ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, ले जाया जा सकता है। और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो बड़ी शानदार तरीके से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे काम कर रही है। उसमें उसमें बहुत आधुनिक आधुनिक तरीकों से इस किसानों को नई टेक्निक के माध्यम से किसानों को नई जानकारी दी जाती है, जिससे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। तो हमें ये आवश्यक नहीं है कि जो सबसे कम पढ़ा लिखा है, जो सबसे अनट्रेन्ड है, वो आदमी खेती में लग जाता है। हमें ट्रेनिंग चाहिए, इसकी भी हमें जानकारी चाहिए, हमें कैसे एग्रीकल्चर, हमें कैसे खेती करनी है। ऐसा नहीं है कि बस ये गेहूं बो दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हमें इसकी जानकारी लेके इस इंडस्ट्री में अगर काम करेंगे, तो इस इंडस्ट्री को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाया जा सकता है। बहुत बड़ी ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, क्या है ये इंडस्ट्री, कैसे इसमें ग्रोथ हो सकती है, कैसे किन चीजों का ध्यान रखना है, उस पर ऊपर चले बात करते हैं। देखिए, हो क्या रहा है अभी, प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कृषि क्षेत्र में, जो एग्रीकल्चर, उसमें क्या उपलब्धि हमें हो रही है। अगर मैं बात करूं 1970 की, तो 1970 में जो हमारी जनसंख्या थी वो थी 53 CR, 53 करोड़ हमारी जनसंख्या थी। और 2023 में हमारी जनसंख्या हो गई 142 करोड़। समझना मेरी बात, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। 1970 में हम 53 करोड़ थे, हमारा परिवार, हम भारत को अपना एक परिवार माने तो हमारे परिवार की जनसंख्या थी 1970 में 53 करोड़, और आज हमारे परिवार की जनसंख्या होगी 142 करोड़। अब हो क्या रहा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारे जो भारत की जो बाउंड्रीज है, जो जमीन है, क्या वो भी बढ़ रही है क्या? आपको क्या लगता है, पहले 53 करोड़ थे, जब इतनी जमीन थी भारत के पास, आज 142 करोड़ होगी, तो जमीन बढ़ गई क्या? और आजू बाजू के देश अंदर हमने मिला लिए क्या? नहीं मिला है, जमीन उतनी ही है। अब समझना कितनी बड़ी बात है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ, जनसंख्या अगर बढ़ेगी, तो हमें जो जो जमीन से जो पैदावार है वो ज्यादा चाहिएगी या कम चाहिएगी? पहले 53 करोड़ थे, 142 करोड़ है, तो पैदावार ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा चाहिए, कई गुना बढ़ गई है, तो कई गुना पैदावार चाहिए। तो कई गुना पैदावार बढ़ाने के लिए जमीन बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जमीन का तो हमारे पास लिमिट ऑप्शन है, जमीन तो नहीं बढ़ा सकते। उल्टा हो क्या रहा है, एक चीज और गलत हो रही है, जमीन बढ़नी चाहिए बल्कि जमीन घट रही है। आज आबादी बढ़ रही है और जमीन घट रही है। आप बोलोगे जमीन कैसे घट रही है? जमीन ऐसे घट रही है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो रह रही है, तो रहने के लिए भी तो जमीन चाहिए। जिस जमीन में पहले खेती होती थी, आज हो सकता है आप देखे होंगे आपके शहर में भी, जहां पे आज बिल्डिंगें खड़ी, किस जमाने में आपको पता होगा, आपके फादर मदर बताते होंगे, आपके दादाजी बताते होंगे कि यहां पर खेती होती थी। तो दोनों ही गलत काम हो रहे हैं। आबादी बढ़ने के साथ जमीन बढ़ना चाहिए, तो बढ़ तो नहीं रही, उल्टा घट हो रही है। तो बढ़ती हुई आबादी और घटती हुई जमीन, ये उपलब्धि है हमारे कृषि क्षेत्र की। अब सोचो, 53 करोड़ थे तब भी उतनी जमीन थी, आज 142 करोड़ हो गए, तो जमीन घट गई। तो अब होगा क्या? अगर इस चीज को आपको मैनेज करना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा, हमें कम जमीन में पैदावार को ज्यादा बढ़ाना। जमीन तो नहीं बढ़ा सकते, ये ऑप्शन तो नहीं हमारे पास कि हम जमीन को बढ़ा लें। हमें कम जमीन पे ही ज्यादा पैदावार करनी पड़ेगी। ये एक तरीका हम अपना सकते हैं। अगर बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार आप चाहते हैं सभी को भोजन मिले, सभी को अच्छी फसल मिले, सभी को खाने की चीजें मिले, तो हमें क्या लेना पड़ेगा टारगेट, कि कम जमीन पे ही ज्यादा उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ तरीके अपनाए गए। क्या तरीके अपनाए गए? कुछ तरीके अपनाए गए कि कम जमीन में ही ज्यादा पैदावार बढ़े। उसके लिए सबसे पहली बात, हाइब्रिड बीज लाए गए। पहले नॉर्मल बीज, सीड्स, देसी बीज इस्तेमाल किए जाते थे, हाइब्रिड बीज बनाए गए। हाइब्रिड बीज बनने से पैदावार बढ़ी। दूसरा, सिंथेटिक फर्टिलाइजर लाए गए। पहले देसी खाद इस्तेमाल करते थे, उसके बाद रासायनिक खादों का प्रचलन बढ़ा, जिससे भी पैदावार बढ़ी। तीसरा, पेस्टिसाइड। पहले फसलें खराब हो जाती थी,
बहुत सारी बीमारियों से या कीटाणुओं से खराब हो जाती थी, तो उसके लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड लाए गए, जिससे उनका इस्तेमाल करने से फसल खराब होने से बची और फसल की पैदावार बढ़ी। तो ये तीन तरीके अपनाए गए फसल को आपकी कम जमीन में ही पैदावार को बढ़ाने के लिए। कौन कौन से? हाइब्रिड बीज लाए गए, सिंथेटिक फर्टिलाइजर लाए गए, और पेस्टिसाइड कीटनाशक, इनका इस्तेमाल ज्यादा हुआ। तो ये सारी चीजें करने से उत्पादन तो बढ़ा, उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी आई। क्या समस्या आई? सबसे पहली समस्या तो यह आई कि किसानों के ऊपर सबसे बड़ी समस्या क्या आई? उनके खर्चे तो बढ़ गए, लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ा। रासायनिक खादों का खर्चा बढ़ गया, पेस्टिसाइड का खर्चा बढ़ गया, जो हाइब्रिड बीज लाए गए उनका खर्चा बढ़ गया। तो किसानों के खर्चे तो बहुत बढ़ गए, लेकिन उसके मुताबिक उसका उत्पादन नहीं बढ़ा, जिससे किसान कर्जे में जाते गए, और किसान दिन पे दिन कर्जे में आते जा रहे हैं। जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश भी समृद्ध नहीं होगा। किसान हमारी रीढ़ की हड्डी। तो किसान कर्जे में डूबते जा रहे हैं। बहुत बार रोज न्यूज सुनते हैं, महाराष्ट्र में, सब जगह, हर जगह ही ऐसी हालत है, किसानों ने आत्महत्या की कर्जे से आके। किसी भी किसान को देख लो जाके, सब बोलेंगे कर्जे में है। क्यों? क्योंकि खेतों में बेचारे डालते तो बहुत कुछ है, लेकिन आउटपुट के मामले में उतना नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आई कि किसानों के खर्चे बढ़ गए और उत्पादन उतना नहीं बढ़ा, पहला। दूसरा, पेस्टिसाइड इंड्यूस्ड डिजीज बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई। जब से रासायनिक खाद, जब से पेस्टिसाइड ज्यादा आए हैं, तब से बीमारियां ज्यादा बढ़ गई। कैंसर जैसी बीमारी, पहले सुनने को नहीं मिलता था गांव में कैंसर होता है, अब गांव में जाके देखो, हर गांव में कैंसर के पेशेंट है। पहले कैंसर होना बहुत बड़ी बात थी, किसी एक को कैंसर हो जाता था तो कई गांव तक खबर फैलती थी कि उस गांव में कोई कैंसर का मरीज। अब कैंसर घर घर में पहुंच गया है, कैंसर। ये दो बड़ी समस्या आई जब ये चीजें की गई कि पेस्टिसाइड लाए गए, हाइब्रिड बीज लाए गए। हाइब्रिड बीज से भी बहुत बड़ी समस्याएं आई, लोगों के जीवन में चेंज हुआ, बीमारियां बढ़ने लगी। रासायनिक खादों से भी, अब कोई भी हर जगह ही, पंजाब की बात करूं तो पंजाब में पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं पूरे भारत में। इसी वजह से पंजाब में कैंसर सबसे ज्यादा फैल रहा है। सीधी सी बात है, जहां ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल होंगी वहीं पर बीमारियां ज्यादा होंगी। शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गई जब से इस तरह का रेवोल्यूशन आया। तो अब देखो, चाहिए भी यही चाहिए कि कम जमीन में ज्यादा उत्पादन चाहिए, लेकिन अगर उसके लिए ये तरीके अपना जाए तो इनके नुकसान है। एक तो खर्चे बहुत ज्यादा हो गए किसान के, किसान मरता जा रहा, दूसरे बीमारियां बढ़ती जा रही है। किसान बेचारा एक घर में ही, वो पहले ही उसको कर्जे में है, पता चला उसके घर में किसी को कैंसर हो गया, उसके घर में ही शुगर हो गई, तो वैसे ही वो मर गए। तो क्या क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है कि फसल का उत्पादन भी बढ़े, कम जमीन में उत्पादन भी बढ़े, लेकिन ये बीमारियां ना हो और किसान के खर्चे भी कम हो? इसके लिए क्या किया जाए, उसके ऊपर चलिए थोड़ी आगे बात करते हैं कि कैसे हम किसानों को भी समृद्ध बना सकते हैं और लोगों को बीमारियों से भी बचा सकते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय अपनाए जाए, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, सीधी सी बात है दोस्तों, छोटी सी बातें हैं, समझने, दिमाग में सोच समझने की बातें हैं। कोई भी फसल है, अगर आप उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, सीधी सी बात है, जिस प्रकार हमें ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाना चाहिए। उसी प्रकार कोई भी फसल का पौधा, चाहे वो किसी भी फसल का पौधा हो, चाहे वो गेहूं का पौधा हो, चाहे चावल का हो, चाहे वो किसी सब्जी का हो, चाहे वो किसी भी अनाज का हो, चाहे किसी फल का हो, किसी भी चीज का, चाहे किसी औषधि का हो, किसी भी चीज का कोई भी पौधा है, सीधी सी बात है, उस पौधे को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए? उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको खाना चाहिए। अगर उसको खाना प्रॉपर मिलेगा तो ग्रोथ होगी, नहीं तो नहीं। तो मुख्य चीज क्या है? किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, आप चाहते हैं आपकी गेहूं की फसल है और उस गेहूं की फसल अच्छी हो, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस गेहूं की फसल के जो पौधे हैं उसको अच्छा खाना देना पड़ेगा, ताकि अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी बालियां आए और हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो प्रैक्टिकल समझ के अगर चीजों पे काम करोगे तो जरूर आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हो कि कम जमीन में ही ज्यादा पैदावार बढ़ाना है, और उसमें भी विषय मुक्त खेती नहीं, अमृतदायी फसल हमें करनी है। तो न्यूट्रिएंट चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट फसल की क्या है? न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक तत्व चाहिए पौधों को ग्रोथ करने के लिए। कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, बड़े ध्यान से समझना। देखो, किसी भी फसल के पौधे को, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई अनाज हो, चाहे वो फल हो, कोई भी फसल हो, उसके पौधे को कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए? सबसे पहली बात, अगर मेरे इधर लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो उसको लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और जमीन चाहिए। ये चीजें चाहिए सबसे पहले तो फसल को। उसके बाद जो उसके न्यूट्रिएंट्स क्या, कि ये चीजें सारी मिल रही है, लाइट भी उसको मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, जमीन भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए उसको ग्रो करने के लिए? तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए? दो तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो 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 मतलब जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसको बोलते हैं मैक्रो।
और माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए जरूरी। जैसे अगर हमें भी बात करें तो हमें भी दो तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, दो तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए मैक्रो। मैक्रो में कौन कौन से चाहिए हमें? हमें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो में क्या चाहिए? वाइटामिन चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, मिनरल चाहिए, वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इंसान को भी जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए दो तरह के न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए लेकिन जरूरी चाहिए। तो पौधों को भी दो तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन कौन से? मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए, कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। एनपीके, नाम याद कर लो, एनपीके। और उसके बाद अगले तीन कौन से हैं? सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 6 है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, आवश्यक तौर पे चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। कौन कौन से हैं 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? नाइट्रोजन, फास्फोरस और। आप किसी के पास जाए तो जाके ऐसा ही नहीं कि जी भी हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ये कर, उसको प्रॉपर तरीके से बताओ कि आपकी फसल को पोषक तत्व चाहिए। कागज पे समझाओ उसको, उसको उसको समझ में आएगा कि ट्रेंड बंदा है, सही जानकारी देगा। तो उसको बताओ कि आपकी फसल को पोषक तत्व चाहिए, कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए? दो तरह के चाहिए, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो, मैक्रो में 6 है। पहला है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, एनपीके। पोटास को के से लिखते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, एनपीके। सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 6 तो चाहिए उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से चाहिए? बोरोन, कॉपर, आयरन, क्लोराइड, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जिंक, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रकार टोटल उसको ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल अगर बात करें हम इस सारे को, तो 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 6 14 और 3 17, ये 17 प्रकार की चीजें किसी फसल को चाहिए। कौन कौन सी चीजें चाहिए? जो आपकी फसल का जो खाना है वो क्या है? ये 17 प्रकार का खाना है। कौन कौन सा खाना है? पहली बात, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये चाहिए, ये उसको एनवायरमेंट से मिल जाती है। उसके बाद जो मैक्रो है उसको भी दो टुकड़ों में तोड़ते हैं। मैक्रो में भी दो, जो तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और 3 सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से हैं? एनपीके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो, मेरी बातें, मैं अब मेरे सामने बैठे नहीं हूं कि मेरे को मैं आपसे बार बार पूछूं कि मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। और नहीं आ रही, नहीं भी आ रही है अभी समझ में, तो लिखते जाओ, बाद में इनको पढ़ना, रिपीट करना, बार बार समझ में आएगी। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, आवश्यक तौर पर चाहिए, और माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए लेकिन बीमारियों से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। अब मैक्रो में भी दो डिवीजन हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में पहले तीन, एनपीके वो है प्राइमरी, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये है सेकेंडरी। तो 6 प्रकार के हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो में वही जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोराइड, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये किसी भी पौधे का खाना है जो उसको चाहिए। अब ये मिलता कैसे है? सबसे पहले बात करें एनपीके की। अब ज्यादातर तो हमारे जो किसान है उनको क्या, वो फसल को क्या क्या न्यूट्रिशन देते हैं? वो इन 3 प्राइमरी पे ही बस डिपेंड है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, यही दिए जाते हैं। बाकी उनको सेकेंडरी के बारे में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी नहीं है कि फसल को ये भी देने होते हैं। और इसी का नतीजा है कि उनके खर्चे तो बेचारे हो रहे हैं लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको केवल प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता है। वो बस पानी दे देंगे खेती में और साथ नाइट्रोजन दे देंगे, फॉस्फोरस और पोटासियम, एनपीके के बारे में तो उसको पता है, लेकिन बाकी चीजों के बारे में उसको पता ही नहीं है। और इनको भी वो कैसे देते हैं उसका कुछ देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने फिर बताया, बार बार इसको दिमाग में, स्लाइड सामने नहीं रहेगी, रट लो इन नामों को। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स 3 चाहिए, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। और 3 फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। आज इनके बारे में इंपॉर्टेंट तरीके से बात करेंगे, क्यों चाहिए ये, इनका रोल क्या है। और फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी चीजें अब मिलती कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, किसान क्या करते हैं, 3 चीजें एनपीके के बारे में अगर बात करूं तो इनको कैसे वो पूरा करते हैं। सबसे पहली बात, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? यूरिया। आप सबको पता होगा, किसान या किसी से बात करोगे, नाइट्रोजन कैसे मिलती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फसल का वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कैसे मिलती है? यूरिया से। यूरिया का बैग आता है 100 किलो का, जिससे नाइट्रोजन मिलती है। अब समझना, किसी भी किसान से पूछना जाके, जो यूरिया का जो बैग लेके आते हैं 100 किलो का, उस पर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। 46% इसमें नाइट्रोजन है। उसी तरह फोस्फेट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिंगल सुपर फोस्फेट, इसका भी 100 किलो का बैग आता है। और पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास, इसका भी
100 किलो का बैग आता है, और इन सब पे परसेंटेज अलग अलग लिखी होती है। जैसे यूरिया की बात करूं तो उसमें 46% नाइट्रोजन है। अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करूं तो उसमें 16% फॉस्फोरस फॉस्फेट है। अगर म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करूं तो उसमें 60% पोटास है। ये किसानों को जानकारी होगी, आप उनसे पूछना यूरिया लेके आते हो तो उस पर क्या लिखा रहता है, तो साफ बताएगा, लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। अब आप एक बात सोचो, एक यूरिया का बैग है 100 किलो का, उस पे है 46% नाइट्रोजन, मतलब 100 किलो में से 46 किलो तो नाइट्रोजन है, तो बाकी 54 किलो क्या है? उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। 100 किलो के बैग पे 46% नाइट्रोजन है, मतलब 46 किलो उसमें नाइट्रोजन है, तो बाकी क्या है? उसी तरह सिंगल सुपर फोस्फेट, जिसको फोस्फेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस 100 किलो में 16 किलो फोस्फेट है, बाकी 84 किलो क्या है? उसी तरह म्यूरेट ऑफ पोटास में 100 किलो में 60 किलो तो पोटास है, लेकिन बाकी 40 किलो क्या है? ये कभी किसानों ने जानने की कोशिश नहीं की। सालों से यूरिया डाल रहे हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहे हैं, पोटाश, एनपी के लिए तीनों चीजें डाल रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोच के देखा कि इसमें ये तो है, बाकी क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं बाकी क्या है। यूरिया में 100 किलो है, उसमें 46 किलो अगर नाइट्रोजन है तो 54 किलो है कैरियर। उसी तरह 100 किलो में 16 किलो अगर फॉस्फेट है तो 84 किलो क्या है? कैरियर है। म्यूरेट ऑफ पोटास में 100 किलो में 60 किलो पोटास है तो 40 किलो क्या है? कैरियर है। ये सब कैरियर है। आप देखें, नॉर्मल इनकी जितनी प्रतिशत जो काम की चीज है उससे ज्यादा तो इसमें कहीं ज्यादा कैरियर्स है। कैरियर क्या होता है? कैरियर क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोई माध्यम, उसको बोलते हैं कैरियर। वो है कैरियर। इस नाइट्रोजन को आपके खेत तक पहुंचाने का जो कैरियर है वो है 54 किलो। 46 किलो काम की चीज है और 54 किलो है कैरियर। 16 किलो काम की चीज है, 84 किलो है कैरियर। 60 किलो काम की चीज है और 40 किलो है कैरियर। कैरियर। मैं घर से ऑफिस आता हूं रोजाना, तो मेरी कार जो है वो मेरा कैरियर है। कोई किसी चीज से ऑफिस जाता है, कोई किसी चीज से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई हवाई जहाज से जाता है। जिस चीज से वो ऑफिस तक पहुंचता है वो उसके कैरियर है। कैरियर का काम एक ही है कि एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना। अब होता क्या है, अब जब आप वो यूरिया का 100 किलो का बैग अपने खेत में डाला तो उससे 46 किलो तो नाइट्रोजन मिल गई, लेकिन जो 54 किलो कैरियर था उसका क्या हुआ? वो भी आपके खेत में ही डंप हो गया। अगर मैं ऑफिस में आया, मेरे को ऑफिस आना था, मैं अपने घर से कार लेके चला और मैंने अपनी कार को क्या किया, ऑफिस के बाहर छोड़ा और मैं उतर के अंदर आ गया। अगर क्या होता, अगर मैं मेरी कार को भी अपने केबिन में ले आता तो? जितना भी स्टाफ ऑफिस में काम कर रहा है सब अपना अपना कैरियर, कोई किसी चीज से आया है, कोई गाड़ी से आया है, कोई बस से आया है, कोई ट्रेन से आया है, सब अपने अपने कैरियर को ऑफिस के अंदर घुसा देंगे तो क्या होगा ऑफिस का? सब तहस नहस हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगा, सब कुछ जगह नहीं बचेगी, सब खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैरियर अंदर लाने की चीज नहीं है। लेकिन हमारी फसल में वो कैरियर जरूर जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि जब 46 किलो नाइट्रोजन मिली और 54 किलो कैरियर वहां पर डंप हो गया, और ये साल दर साल होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। इस साल 1 कट्टे से काम चल गया, अगले साल 1.5 कट्टा डाला, अगले साल 2 कट्टा डाला, डालते जा रहे डालते जा रहे, क्योंकि नाइट्रोजन तो चाहिए, पोटास भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए। लेकिन उनको पूरा करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए जो चीजें डाली जा रही हैं उसमें एक्टिव चीजें कम है, कैरियर ज्यादा है। और साल दर साल ऐसा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, किसान के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और इसका नतीजा क्या है? जब वो कैरियर जो आपकी जमीन में डंप होता जा रहा है, उसका नतीजा क्या है, उससे क्या हो रहा है? आप देखें, नॉर्मली हमारी जमीन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, मिनरल पार्टिकल्स 45% है हमारी जमीन में, एयर के लिए 25% जगह है, बाकी वाटर और दूसरी गैसेस के लिए 25% जगह है, और बाकी जो 5% बच गया वो है ऑर्गेनिक मैटर, जो जड़ें वगैरह है, ऑर्गेनिज्म है, रूट्स है, सब कुछ जो भी। तो ये हमारी भूमि का स्ट्रक्चर होना चाहिए। एयर 25%, मिनरल 45%, 25% वाटर और बाकी 5% ऑर्गेनिक मैटर। ये हमारी जमीन का एक संतुलित स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, इतना इतना यूरिया, पोटास, फॉस्फोरस इतना डाला जा रहा है जिससे ये चीजें तो उसको मिल रही है, लेकिन हमारी फसल में जो कैरियर है वो डंप होते जा रहे हैं। और आज हमारी जमीन का स्ट्रक्चर, इसकी बजाय हमारी जमीन का स्ट्रक्चर ये हो गया है। 75% मिनरल पार्टिकल डिपॉजिट होते जा रहे हैं। अब सोचो, जो जमीन ऐसी होनी चाहिए थी उस जमीन का हो गया ये, तो अब जमीन कैसी होगी? धीरे धीरे आपकी जमीन बंजर होती जाएगी, आपकी जमीन हार्ड होती जाएगी। ऐसी आपकी जमीन होती जा रही है। आप अपने अपने जो आपके फादर मदर है या दादा दादी है, नाना नानी है, उनसे पूछना, जो जमीन आज जैसी हार्ड है, बंजर है, क्या वो जमीन ऐसी थी?
नहीं, वो जमीन पहले बहुत अच्छी होती थी, धीरे धीरे जमीन भी बंजर होती जा रही है, किसान के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, उत्पादन भी कम होता जा रहा है, तो हर ही चीज गड़बड़ होती जा रही है। तो कैसे किसान समृद्ध होगा, कैसे सब लोगों को फसल मिलेगी, कैसे सब लोगों को अनाज मिलेगा? हर साल किसान यूरिया और कट्टे, फास्फोरस, पोटास डालता जा रहा है चीजों, क्योंकि उसको फसल के लिए चाहिए, जरूरी भी है डालना, लेकिन वो डालने के चक्कर में कैरियर भी डंप होता जा रहा है और जमीन आपकी ऐसी होती जा रही है, जमीन बंजर होती जा रही है। तो इसका क्या उपाय है? अगर उपाय की बात करें तो हमें एक्टिव चीजें तो चाहिए, लेकिन हमें कैरियर ज्यादा नहीं चाहिए साथ में। हमें नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सल्फर चाहिए, ये सब चीजें चाहिए हमें, ये सब चीजें चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सब चीजें चाहिए, लेकिन कैरियर के बिना चाहिए। उसका क्या तरीका है, उस तरीके पे बात करते हैं। उसका तरीका एक ही है दोस्तों। आप अगर ये जमीन की अगर देखें ना स्ट्रक्चर, कैसा जमीन होती जा रही है, इतनी हार्ड हो गई हमारी जमीन, ये देखे पूरा मिनरल्स जो कैरियर है वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं। ये जमीन की एक लेयर काट के, मैंने ओरिजिनल पिक्चर है किसान की, देखिए जमीन की ये हालत हो रही है। अभी जमीन की ऐसी हालत होगी तो इसमें पैदावार घटेगा या बढ़ेगा? सीधी सी बात है, घटेगा। और खर्चा उतना ही होता जा रहा है, हर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या उपाय है? इसका उपाय ये है, प्लांट कैन ग्रो इन सॉइल और सॉइललेस मीडियम। प्लांट तो, पौधा तो एक ऐसी चीज है जिसको बिना जमीन के भी उगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको तो अपने भोजन चाहिए, कौन से चाहिए? 16 प्रकार का जो उसका खाना वो चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। ये अगर उसको मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, तो ग्रो कर सकता है। और दोस्तों, हमने क्या किया है, आपकी फसल तक ये सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए हमने एक शानदार और रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट तैयार किया है। और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? आप सबको पता है, उस प्रोडक्ट का नाम है एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर। ये एक लिक्विड लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर है। इसमें क्या है, इसमें आपकी फसल को जो भी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे इसमें हमने ऐड किए। आपको नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो ज्यादातर न्यूट्रिशन हमने इसमें ऐड किए। अब आपको क्या करना है, आपकी फसल को न्यूट्रिएंट देना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कैरियर डंप करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही आधुनिक, जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा ना, पुराने फिल्मों में दिखाया जाता था, पुराने समय में क्या होता था, युद्ध होते थे तो इतने बड़े बड़े गोले होते थे, तोप, इतनी बड़ी बड़ी तोप होती थी, कई कई सैनिक उस गोले को उठा के लाते थे, तोप में रखते थे, फिर आग लगाई जाती थी, वो गोला छोड़ते थे, वो जाके गिरता था और एक बार में 100-200 लोग मर जाते थे। कई 100 किलो का गोला था और आदमी कितने मरते थे? 100-200 लोग मरते थे। आज क्या हो रहा है? आज जो बम है ना, वो इतने छोटे छोटे बम बन गए हैं, और एक बम अगर फोड़ दिया जाता है ना, तो कुछ 100 नहीं, लाखों लोग मर जाते हैं। और परमाणु बम तो कुछ 650 ग्राम का परमाणु बम है, अगर उसको फोड़ दिया जाएगा ना, तो कई करोड़ों लोग मर जाएंगे। अब इतने बड़े गोले की जरूरत नहीं है 100-200 लोगों को मारने के लिए। समय के साथ चेंज हो गया है, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, समय के साथ चेंज हो गया है। हमें अब वो बड़े बड़े 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो के कट्टे डालने की जरूरत नहीं है अपनी फसल में। हमें उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो हम डाल सकते हैं डायरेक्टली, ताकि आपकी जमीन भी अच्छी रहेगी, पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके खर्चे भी कम होंगे। और इन्हीं सब सोच के साथ ये प्रोडक्ट हमने तैयार किया, जिसका नाम है एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर। आपके किसी भी फसल को ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट तैयार किया है, और बहुत ही इकोनॉमिक है, कम मात्रा में इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि केवल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और साथ ही साथ ये ग्रोथ प्रमोटर जो हमारा है, ये सभी तरह की फसल के लिए है, सभी तरह के चाहे वो फल हो, सभी तरह की सब्जियों के लिए हो, चाहे सभी तरह के अनाज हो, सभी में ये इक्वली काम करेगा, क्योंकि पौधे को न्यूट्रिएंट चाहिए, सभी पौधे को वही न्यूट्रिएंट चाहिए और वो इसको मिलेंगे। इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली, मैं उधर गया था, आसाम गया था, नॉर्थ ईस्ट गया था, तो वहां पे पता चला टी बाग, आप सबको पता है टी बागान ज्यादा है वहां पर। और टी बागान को, जो चाय के जो पौधे हैं, उनको कुछ कुछ न्यूट्रिएंट थोड़े अलग चाहिए। और अभी तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, या वैसे भी ट्रेडिशनली, मुझे पता नहीं ज्यादा आते हैं कि नहीं आते, स्पेशली चाय के बागानों के लिए स्पेशल अलग से कोई न्यूट्रिएंट्स का अभी तक कोई सोर्स नहीं था। अपने जो वेदलेक्स परिवार के सदस्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, मैं उनसे मिला तो उन्होंने सबने बताया कि सर यहाँ पे फसल की खेती ज्यादा होती है, ये चाय की खेती ज्यादा होती है, और अपना जो ग्रोथ प्रमोटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्पेशली अगर इसके लिए कुछ हो सकता हो तो हम बहुत अच्छा काम इस पर किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर खेती चाय की होती है। तो अभी रिसेंटली हमने इसी ग्रोथ प्रमोटर को स्पेशल चाय के बागानों के लिए अलग से लॉन्च किया है, जिसका नाम है एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर। सेम नाम है, बस ये स्पेशली फॉर टी प्लांट्स है। चाय के बागानों के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो इसमें अलग से कुछ ऐड किए हैं। तो ये दो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो ग्रोथ प्रमोटर हो,
वो, और दोनों ही ग्रोथ प्रमोटर हैं ये स्पेशली, बाकी सभी फसल के लिए ये है, और जो चाय के बागान है उसके लिए स्पेशली, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या कहीं पे भी जहां पे भी चाय की खेती होती है उनके लिए स्पेशल ग्रोथ प्रमोटर है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मुझे नहीं लगता कि किसी कंपनी के पास इस तरह का प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के परिवार के सदस्य हैं उनके लिए बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, होता क्या है, होता क्या है, और तीसरा, हाँ तीसरा इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और है जिसका नाम है ऑर्गेनिक एग्रो पावर। ये भी एक पाउडर फॉर्म में है, ये भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, और इसके अंदर भी वो सारे ये स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आपकी फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी फसल को विकसित करने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लोडेड करके हमने प्रोडक्ट तैयार किया एग्रो पावर। तो दो प्रोडक्ट है, ग्रोथ प्रमोटर, और ये तो स्पेशली टी के लिए है, और एग्रो पावर, दो प्रोडक्ट है जिसमें न्यूट्रिएंट्स आप अपनी फसल के पूरा कर सकते हैं। इनको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे करना है? देखिए, किसी भी पौधे की तीन अवस्थाएं, बचपन अवस्था, यौवन अवस्था और परिपक्व अवस्था। जैसे हमारी बचपन की हमारी अवस्था, फिर एक जवानी की अवस्था और एक बुढ़ापे की अवस्था। और ये तीन अवस्था ऐसी हैं जिसमें इंसान को सबसे ज्यादा केयर और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। बच्चों को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, जवानी में ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए ज्यादा काम करने के लिए, बुढ़ापे में न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो अपने बुढ़ापे को अच्छे से स्टेबल कर सके और अपनी जिंदगी को आसानी से काट सके। तो ये तीन अवस्थाओं में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरह फसल में भी इन तीन अवस्थाओं में ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो हमें ये दोनों ही प्रोडक्ट, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ एग्रो पावर, इन दोनों का इस्तेमाल करना है, और 3 बार करना है। किसी भी फसल पे 3 बार करना है। कितनी बार करना है? 3 बार करना है। पौधे की बचपन अवस्था में, पौधे की यौवन अवस्था में, और पौधे की परिपक्व अवस्था में इसको इस्तेमाल करना है। तो जब भी, कई बार लोग पूछे कितनी बार इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, जो हमारा जो हमारा ग्रोथ जो पाउडर है, एग्रो पावर है, उसको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर डलेगा, केवल 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर, दोनों स्प्रे करना है। जो भी कई बोलते हैं सर ये कितनी जमीन के लिए है पैकेट, कोई कोई मतलब नहीं है आपको इस बात से। आपकी जो स्प्रे करने की टंकी है अगर 10 लीटर की है तो उसमें 10 ग्राम पाउडर डलेगा। और जो ग्रोथ, हमारा जो लिक्विड जो ग्रोथ प्रमोटर है, उसको डलता है 2 से 2.5 ml, 1 लीटर में 2 से 2.5 ml। तो ये दोनों की मात्रा है कि एग्रो पावर जो है वो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर डलेगा। अगर 10 लीटर की टंकी है तो 10 ग्राम पाउडर, और उसमें लगभग 20 से 25 ml हमारा ग्रोथ प्रमोटर। तो इस हिसाब से ये दोनों डालने हैं और अपनी फसल पे स्प्रे करना है। कितनी बार करने हैं? 3 बार करने हैं। एक बार जब आपकी ये, अगर मैं फसल वाइज बताऊं तो जैसे ये अलग अलग फसल के अनुसार अगर मैं बात करूं, जो भी सब्जियां हैं जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्ची, तो उसमें पहला छिड़काव पौधा लगाने से 25 से 30 दिन बाद, फिर उसके बाद दूसरा छिड़काव उसके 15 दिन बाद, और तीसरा छिड़काव उसके 15 दिन बाद। अगर मैं गेहूं, धान, कपास इनकी बात करूं तो पहला छिड़काव पौधा जो बीज लगने के 40 से 45 दिन बाद, दूसरा छिड़काव उसके 15 दिन बाद, तीसरा छिड़काव उसके 15 दिन बाद। अगर मैं बात करूं गाजर, मूली, मेथी, पालक, धनिया और इनकी बात करूं तो पौधा, पहला छिड़काव पौधा लगने के 15 दिन बाद, और फिर 7 दिन बाद, 7 दिन बाद। आम, चीकू और सीताफल, नारियल, आंवला इनकी बात करूं तो पहला छिड़काव फूलों की बहार के वक्त, दूसरा छिड़काव 20 दिन के बाद, और तीसरा छिड़काव उसके 20 दिन बाद। इसी तरह केला, पपीता पे पहला छिड़काव पौधा लगाने के 40 दिन बाद, दूसरा छिड़काव 30 दिन बाद, और उससे छिड़काव 30 दिन बाद। मुख्यतः इन पौधों की अलग अलग अवस्था के अनुसार है। पहली अवस्था कईयों की शुरुआत में है, कईयों की थोड़ा लेट आती है, तो 3 बार छिड़काव होंगे ज्यादातर। एक बार शुरुआत में, एक उसके 15-20 दिन बाद, और एक उसके 15-20 दिन बाद। इस तरीके से 3 बार छिड़काव करना है इन दोनों को मिला के। कौन कौन से? ग्रोथ प्रमोटर और एग्रो पावर, इन दोनों को मिला के 3 बार छिड़काव करना है। 3 बार छिड़काव करने से क्या फायदा होगा? पहला फायदा, फसलों पर होने वाले रासायनिक छिड़काव में 20 से 30% की बचत होगी। पहले ही साल आपको अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो जो भी वो यूरिया, पोटास, फॉस्फोर जो भी यूज कर रहा है उसको बोलना वो 20 से 30% कम कर देना है। जितना भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, पहले ही साल उसको 20 से 30% कम कर देना है। और दूसरा फायदा क्या होगा? पहले ही साल उसके उत्पादन में 20 से लेकर 50% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। सोचो आप, क्या खुशी की बात है या नहीं है कि उसके रासायनिक खाद 20 से 30% कम डालने पड़ेंगे, और उसकी पैदावार पहले ही बार से, 3 बार छिड़काव करने के बाद पहले ही साल से, पहले ही सीजन से उसकी पैदावार 20% से लेकर 50% तक की ग्रोथ हो जाएगी। और ये प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है। किसी तरह से मानव, पशु, पक्षी या पर्यावरण किसी के लिए ये नुकसानदायक नहीं है, सबके लिए पूर्णतया सुरक्षित है। तो ये दोनों हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, इन दोनों से क्या होगा? फसल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिससे उनकी ग्रोथ होगी। चाहे वो किसी भी का पौधा हो, धरती का कोई भी पौधा हो, चाहे वो कोई अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे औषधि हो, किसी भी चीज का पौधा हो,
जब उसको न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो ग्रोथ होगी ही होगी, और आपकी पैदावार 20 से 50% बढ़ेगी। हमारा किसान के खर्चे कम होंगे, पैदावार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगले साल फिर 20 से 30% कम हो जाएगा रासायनिक खाद, और अगले 3 से 4 साल में उसको किसी तरह की रासायनिक खादों की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इन्हीं के इस्तेमाल से ही उसकी फसल की ग्रोथ अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों काम होंगे, किसान के खर्चे भी कम होंगे और पैदावार भी बढ़ेगी। और सोचो, जब ये चीजें डलेंगी तो आपकी जमीन कितनी अच्छी होगी, आपकी फसल कितनी अच्छी होगी। उस फसल के जो जो भी रासायनिक खाद जल रहा था, रासायनिक केमिकल डल रहे थे, वो सारे कम हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आपकी फसल कितनी अमृतदायी होगी और आपका किसान कितना समृद्ध होगा। दोस्तों, बहुत ही आधुनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही लेटेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित ये प्रोडक्ट तैयार किए गए। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को लिया गया है, बहुत ज्यादा 100-200 किलो डालने की जरूरत नहीं है। 1 लीटर पानी में अगर लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो 2 से 2.5 ml, याद कर लो कितनी भी जमीन हो उससे मतलब नहीं है। उसकी स्प्रे करने की टंकी 10 लीटर की है तो 20 ml डलेगा, 20 लीटर की है तो 40 ml डलेगा। और पाउडर की बात करूं, जो एग्रो पावर है उसकी बात करूं तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर के हिसाब से, 10 लीटर की टंकी है तो 10 ग्राम पाउडर डलेगा, 20 लीटर की टंकी है तो 20 ग्राम पाउडर डलेगा। तो इस हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है। एक दो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें तो और ज्यादा उसको, देखो पैसा तो वो लगा ही रहा है किसान, हमें किसी भी तरीके से उसको पैसे का यूज करना है, तो एक दो निर्देश उसको जरूर दे के आए। एग्रो पावर या ग्रोथ प्रमोटर दोनों का छिड़काव करते समय कोशिश करें जमीन में नमी होनी चाहिए, या फिर छिड़काव के बाद पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे इसके रिजल्ट ज्यादा आएंगे। या तो जमीन में नमी होनी चाहिए या उसके छिड़काव करने के बाद पानी देने की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे साथ ही फसल को पानी भी मिलेगा, तो उसको ग्रोथ ज्यादा होगी। दूसरा, अच्छे परिणामों के लिए जब भी इनका छिड़काव करें तो या तो सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 5 बजे के बाद करें, दोपहर के समय में ना करें। छोटी सी जानकारी है, अगर देने से कुछ प्रतिशत भी ग्रोथ बढ़ी तो आपका क्या गया। सुबह 10 बजे से पहले क्यों? क्योंकि उस समय जमीन में सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे के बाद जमीन में नमी ज्यादा रहती है, उस समय नमी का मौसम रहता है, इसलिए उस समय करनी चाहिए, दोपहर के समय में छिड़काव नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ गई दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में, क्यों आवश्यक है, समझ में आ गया। न्यूट्रिएंट्स है, खाना है ये, तो न्यूट्रिएंट्स के लिए ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, इनको इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ गया। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर और 2 से 2.5 ml लिक्विड को डाल के इस्तेमाल करना है। सुबह कोशिश करें 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद छिड़काव करने का निर्देश दें। और कितनी बार छिड़काव करने हैं? 3 बार छिड़काव करना है। क्लियर है चीजें? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बता दिया। 20 से 30% रासायनिक खादों में कमी आएगी और 20 से 50% आपकी फसल में ग्रोथ होगी। तो ये दोनों फायदे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और प्रोडक्ट है भूमिलेक्स सॉइल कंडीशनर ग्रेन्यूल्स। इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर ये क्या है, किस चीज से बना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। ये 5 किलो का पैकेट है, इसमें 4 किलो की आपसे पेमेंट ली जाती है और 25% इसमें फ्री मिलता है। 4+1 मतलब 4 किलो के साथ 1 किलो फ्री मिलता है। तो ये 5 किलो का पैकेट है और मार्केट में इस तरह के जो ग्रेन्यूल्स हैं उनसे बहुत सस्ता हम बेचते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हमने बहुत इकोनॉमिक रखे हैं, क्योंकि किसानों की जरूरत की चीजें हैं। बहुत ज्यादा मार्केट में इसी को लोग पता नहीं कितना महंगा 2-2 हजार, 1500, 2000 रुपए तक का बेचते हैं। हम इसको बहुत इकोनॉमिक बेचते हैं ताकि हर किसान तक ये पहुंच सके। अभी क्या है समझने की कोशिश करना है, क्या है, किस चीज से बना है, इसके क्या फायदे हैं, उन फायदों के बारे में समझते हैं। पहली बात, जो ये ग्रेन्यूल्स है ना, जो इसके दाने हैं, दाने किस चीज के बने? ये बने हैं जिप्सम के, जिप्सम ग्रेन्यूल्स है ये। जिप्सम, जिप्सम क्या करता है? जिप्सम गिव्स न्यूट्रिएंट टू प्लांट बाय प्रोवाइडिंग सल्फर एंड कैल्शियम। विद कैल्शियम हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द रूट एंड सल्फर इंप्रूव क्रॉप यील्ड। इट हैज द एबिलिटी टू इंप्रूव एसिडिक सोइल। ये दाने किस चीज के हैं? ये है जिप्सम के ग्रेन्यूल्स है। बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि दाने किस चीज के बने, तो जिप्सम के दाने बने हैं ये। जिप्सम के दाना है, और अकेला जिप्सम नहीं है। हम क्या करते हैं, जिप्सम के ग्रेन्यूल्स को फिर कोटिंग करते हैं अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट से। अलग अलग तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट जो उसको चाहिए, जो हमने पहले पेज पे देखे थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो मोलिब्डेनम चाहिए, जिंक चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सल्फर चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उससे हम इनको कोटिंग करते हैं। उनको कोटिंग करके ये प्रोडक्ट तैयार होता है, जिसका नाम है भूमिलेक्स सॉइल कंडीशनर ग्रेन्यूल्स। तो जिप्सम के ग्रेन्यूल्स है और उसको कोटिंग की गई है, कोटिंग कई बार मल्टीपल कोटिंग की गई है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कोटिंग की गई। जब आप इसको बनता हुआ देखेंगे आपको लगेगा यस, बहुत मेहनत करते हैं हम इसको बनाने के लिए, हम खुद बनाते हैं इसको। तो जिप्सम के ग्रेन्यूल्स लेते हैं और उस पर हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी कोटिंग करते हैं। जब आप इन ग्रेन्यूल्स को अपनी जमीन में डालते हैं तो आपकी जमीन को क्या क्या फायदे मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं।
पहली बात, जिप्सम जो है वो क्या करता है, वो आपकी जमीन को भुरभुरा करता है, आपकी एसिडिक जमीन को इंप्रूव करता है, उसकी एसिडिटी को कम करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, पानी की पेनिट्रेशन को बढ़ाता है। ऐसे कुछ फायदे हैं। कौन कौन से फायदे हैं? पहला फायदा क्या है उसका, जिप्सम ग्रेन्यूल्स का, और जब कोटिंग हो जाती है तो साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो जाते हैं। तो क्या उसके फायदे हैं? पहली बात तो जो जो जमीन है ना उसकी पीएच को सुधारता है। पीएच का मतलब आपकी जो जमीन है ना वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। एक मैं जब कैंसर के ऊपर हमने बात की थी तो आपको एक पीएच स्केल के बारे में बताया था। 0 से लेके 14 तक एक स्केल होता है। इस स्केल पे किसकी भी पीएच अगर 0 से लेके 6 तक है तो वो एसिडिक है, अगर वो 8 से लेके 14 तक है तो वो एल्कलाइन है। तो अगर अब आज आज जो सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, रासायनिक खादों को डाल डाल के जो हमारी जो जमीन है ना वो एसिडिक होती जा रही है। जैसे हमारा शरीर एसिडिक होता जा रहा है उसी तरह हमारी जमीन भी एसिडिक, जब हमारा शरीर एसिडिक होता है तो कैंसर जैसी बीमारी होने लगती है, और जब हमारी जमीन एसिडिक होने लगती है तो पैदावार कम होने लगती है, और उसकी जो फसल होती है वो भी प्रभावित होने लगती है। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारी जो जमीन है, जो उसकी नॉर्मल जो पीएच उसकी नॉर्मल होनी चाहिए, ना एसिडिक होनी चाहिए ना अल्कलाइन होनी चाहिए, और वो आपको पता है कि करीबन 7 के करीब होनी चाहिए। हमारी जो जमीन है ना उसकी पीएच आप देखेंगे, ये एक ओरिजिनल एक किसान की, जब मैंने पीएच चेक कराई तो उसकी जमीन का स्ट्रक्चर है। शुरू में 0 से 10 सेंटीमीटर तक जो पीएच थी वो 4.2 थी, 10 से 20 सेंटीमीटर 4 पीएच, उससे नीचे 4.8 और उससे नीचे 5, लगभग 4 और 5 पीएच की जमीन ये है, लगभग एसिडिक जमीन है। और जब एसिडिक जमीन होती है तो उससे पैदावार भी घटने लगती है। क्यों घटने लगती है? क्योंकि जब एसिडिक होती है तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सहन कर जो सोखने की क्षमता है जड़ों की वो घट जाती है। जड़ें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सोखती हैं वो सबसे ज्यादा जब पीएच 7 और 8 के बीच में जब पीएच होती है तो उस समय जो जमीन है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्षमता होती है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। और जब जमीन एसिडिक होती है तो न्यूट्रिएंट्स कितने भी न्यूट्रिएंट्स डाल देना जमीन में, आपकी जड़ें उसको सोख नहीं पाएंगी। इसलिए जमीन की पीएच को नॉर्मल रखना बहुत आवश्यक है। अगर एसिडिक जमीन है और आप उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट डाले जा रहे हैं तो उससे होगा क्या? न्यूट्रिएंट्स तो आप दे रहे हो लेकिन वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। जमीन आपकी एसिडिक होती जा रही है। तो भूमिलेक्स जो ग्रेन्यूल्स है इनका सबसे पहला काम यही है कि जो जिप्सम ग्रेन्यूल्स हैं वो आपकी जमीन की जो पीएच है उसको बढ़ाते हैं, आपकी जमीन जो एसिडिक हो गई है उसको नॉर्मल की तरफ लाते हैं। ये इसका पहला बेनिफिट है। और जब पीएच नॉर्मल होगी तो चाहे वो एनपीके हो, चाहे सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम हो, इन सबको एब्जॉर्ब करने की जो पौधे की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। नहीं तो आप कितना भी खाना सामने रख देना, जब तक जमीन एसिडिक है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। तो जमीन में इनको एब्जॉर्ब कराने के लिए, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कराने के लिए उसकी पीएच का नॉर्मल होना आवश्यक है, पहला। दूसरा, जिप्सम ग्रेन्यूल से या भूमिलेक्स ग्रेन्यूल से आपको जो इंपोर्टेंट दो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो है कैल्शियम और सल्फर। ये प्लांट के जो हमने बात की थी, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे उसमें 6 थे, एनपीके और साथ में कैल्शियम सल्फर और मैग्नीशियम। तो जो बाकी के जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो आपको इससे मिलेंगे। कौन कौन से? कैल्शियम और सल्फर इंपोर्टेंट मिलते हैं हमारे इस जिप्सम ग्रेन्यूल से। इन दोनों के अब बहुत सारे इंपोर्टेंट काम है, बस आप ये समझ लीजिए कि जो आपका पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है, उसके लिए इनका इंपोर्टेंट योगदान है। आपकी जो स्पेशली जो जमीन में नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है ताकि रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए इनकी आवश्यकता है। जमीन का जो आपके अमीनो एसिड जो भी पौधे को जो न्यूट्रिएंट है उसके लिए बहुत आवश्यक है। कैल्शियम ज्यादा गहराई से अगर मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा तो आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगी। तो हमारे प्लांट के जो इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैल्शियम और सल्फर, वो भूमिलेक्स ग्रेन्यूल से हमें मिलते हैं। बस आपको ये याद रखना है। कैल्शियम कैल्शियम मिलता है जिससे आपके पौधे के अंदर स्ट्रेंथ आती है, आपका पौधा खड़ा होता है किसी भी फसल के हवा को झेल। अगर आप कैल्शियम प्रॉपर आपकी फसल को नहीं मिलेगा तो कोई थोड़ी सी भी हवा होगी, थोड़ी सी बारिश होगी, आपकी जो फसल वो आसानी से गिर जाएगी, डैमेज हो जाएगी। कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है कि आपकी फसल का जो तनाव है वो प्रॉपर रहे, आपकी फसल की ग्रोथ जो उसकी तनाव शक्ति है वो बढ़ी रहेगी, ताकि आपकी किसी भी हवा से, आंधी तूफान से आपकी फसल खराब नहीं होगी। ये इसका एक फायदा है। इसके अलावा इसका तीसरा फायदा क्या है? जो जिप्सम ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, आपकी जमीन का जो सोइल स्ट्रक्चर है उसको लूज करते हैं। जो टाइट हो गया ना, जैसे मैंने शुरू में दिखाया था, मिनरल्स पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो गए, तो जो आपकी जमीन है जो टाइट हो गई है उसको लूजअप करने का काम है भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स का। जिप्सम का यही काम है। जिप्सम ग्रेन्यूल्स जब जमीन में डलते हैं तो आपकी जमीन में हवा का स्पेस बनाते हैं। तो जो जमीन आपकी बंजर हो गई है उसको वापस लूजअप करने के लिए, उसको भुरभुरी बनाने में इनका योगदान है। और जमीन भुरभुरी होगी तो क्या होगा? सीधी सी बात है, आपकी रूट्स ज्यादा बनेगी। आपने कोई बीज डाला, अब उसकी रूट्स बननी है, जमीन बिल्कुल टाइट है, तो जड़ें क्या फैल पाएंगी ज्यादा?
नहीं फैल पाएंगी। तो हमें जमीन को लूज करना पड़ेगा ताकि रूट्स बनेंगी। जितनी ज्यादा रूट्स बनेंगी, रूट से क्या फायदा है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खींचेंगे, पौधा ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा रहेगा, जल्दी गिरेगा नहीं। तो रूट्स जिसकी जितनी मजबूत होंगी, फसल उतनी मजबूत होगी। रूट्स को मजबूत करने के लिए भूमिलैक्स ग्रेन्यूल्स। उसके बाद इसका एक और फायदा है, ये वाटर इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है। जिप्सम ग्रेन्यूल्स का एक ही फायदा है कि ये पानी को जमीन के अंदर गहराई तक पहुंचाने में योगदान करते हैं, वाटर इनफिल्ट्रेशन बढ़ाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये एक जमीन, एक पहली पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं पौधे लगे हैं, नीचे रूट्स है, लेकिन इसमें वाटर का जो, इसमें हमने कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, कोई ग्रेन्यूल्स इस्तेमाल नहीं किए, जिसकी वजह से पानी का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ और जड़ें वहीं तक रही। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर, जैसे ही हमने ग्रेन्यूल्स को इस्तेमाल किया, पानी का इन्फिल्ट्रेशन अंदर हुआ। आप देख सकते हैं रूट्स का डेवलपमेंट एकदम तेजी से हो गया। 8 से 10 सप्ताह के अंदर ही आपकी रूट्स डेवलप होंगे। रूट्स जब इतनी डेवलप होंगी तो ऊपर की फसल कैसे डेवलप होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका एक फायदा है कि पानी को अंदर इन्फिल्ट्रेशन करता है। एक इसका लास्ट फायदा और है, भूमिलेक्स जो ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स का ये आपकी जमीन का इरोजन को रोकता है। जो कटाव, जो पानी से या जो आपकी इंपोर्टेंट जमीन है उसका इरोजन हो रहा है, उसका कटाव हो रहा है, उसको कटाव को रोकता है, उसकी जमीन को, आपकी जमीन को बांधे रखता है। जिप्सम का काम है आपकी जमीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये उसको कोलेजन रखता है, उसकी आपकी जमीन को जल्दी कटाव नहीं पड़ने देता है, जमीन खराब होकर इरोजन नहीं होगा। जहां तक बरसात का मौसम होता है, उन जगह पे जमीन, बहुत सारे लोगों को, किसानों को बड़ी समस्या है कि उनकी जमीन कट जाती है। तो जमीन का कटाव रोकने के लिए भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स। तो ये इसके 5 फायदे हैं। पहली बात, ये जमीन के जो जो पीएच है, पीएच है, एसिडिटी है, उसको कम करता है, पीएच को सुधारता है। दूसरा, कैल्शियम और सल्फर का इंपोर्टेंट ये सोर्स है आपके पौधे के लिए। ये सोइल के स्ट्रक्चर को भुरभुरा कराता है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है और जमीन को कटने से रोकता है। ये इसके 5 फायदे हैं भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स के। और किस चीज से बना है, जिप्सम ग्रेन्यूल्स है, साथ में इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की इसमें कोटिंग की गई है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट और है जिसका नाम है भूमि पोषक। ये भी क्या प्रोडक्ट है, जो मैंने फायदे बताए हैं भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स के, वही सारे फायदे इस भूमि पोषक के भी हैं। इसमें एडिशनल क्या है, उसमें केवल कैल्शियम और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स थे, इसके अलावा और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए जमीन को, वो सारे भी इसमें डाले गए। तो भूमि पोषक भी आपकी जमीन को भुरभुरा कराता है। ये दोनों प्रोडक्ट्स इतने इफेक्टिव हैं, अगर आप एक दिन में फर्क देख सकते हैं। जैसे ही आप अपनी कोई जमीन है उसमें भूमि पोषक या भूमिलेक्स ग्रेन्यूल डालेंगे, आप नंगे पैर पहले जमीन पे चल के देखें, और ये डालने के 72 घंटे बाद दोबारा नंगे पैर जमीन पे चल के देखें, आपको जमीन की भुरभुरेपन में फर्क दिख जाएगा केवल 72 आवर्स में। ये इतने इफेक्टिवली काम करते हैं। आपके जमीन के जो जो जीव जंतु हैं जो जमीन के अंदर, जो जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया, ये उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो ये जमीन के लिए 2 प्रोडक्ट हैं, भूमिलेक्स ग्रेन्यूल और भूमि पोषक। और ग्रोथ ऊपर बढ़ाने के लिए ग्रोथ प्रमोटर और साथ में एग्रो पावर, ये प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्या है, आप देखेंगे, आपने किसी भी किसान के पास आप गए और आपने उस किसान को बोला कि ठीक है भाई, तू हमारा ग्रोथ प्रमोटर ले और इसको पानी में डाल के इसका स्प्रे कर, या एग्रो पावर ले, इसको पानी में डाल उसका स्प्रे कर। किसान को बेचारे को जो भी कोई कुछ दियाता है वो उसको मान लेता है, उसका स्प्रे करता है। और जैसे ही स्प्रे करते हैं, उसके बाद एक और बड़ी समस्या आती, क्या आती है, किसान फसलों पर आने वाली हर तरह की बीमारियों के लिए महंगी से महंगी दवाइयों का छिड़काव करते हैं, या उत्पादन बढ़ने के लिए, या कोई भी चीजों को बढ़ाने के लिए कोई भी उत्पादों का छिड़काव करते हैं। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि महंगी से महंगी दवाई छिड़कने के बाद भी, और आप जो प्रोडक्ट देने आए उनको छिड़कने के बाद भी, परिणाम जो आप बता के आए वो परिणाम उसको नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, उसका एक कारण है। वो क्या कारण है, जब भी किसी चीज का वो किसान स्प्रे करता है तो जो पत्ते पे जो उसकी बूंदे हैं ना, वो पानी की बूंदे वैसे की वैसे गिरी रहती हैं। क्यों, क्योंकि वाटर सरफेस टेंशन के कारण, पानी का जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से जो भी चीजें जे रहे हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, पानी की बूंदें बन के वहीं खड़ी बैठी रहती है। आप प्रैक्टिकली करके देखें। आप अपनी कोई भी कोई कोई गत्ते गत्ते का बोर्ड ले सकते हैं, उसमें पानी ले और ऐसे डाल दें तो पानी बूंद के रूप में काफी लंबे समय तक वहीं पे बूंद के रूप में ही डटा रहेगा। या आप अपनी जमीन पे भी पानी डालेंगे तो पानी काफी देर तक ऊपर ही खड़ा रहेगा, क्योंकि पानी की एक सरफेस टेंशन है, और इसी सरफेस टेंशन के कारण ही पानी के ऊपर बड़े बड़े जहाज चलते हैं। पानी के ऊपर इतना बड़ा, आप सोचे, पानी एक सुई डालोगे वो पानी के अंदर तुरंत डूब जाएगी, और पानी कई कई 100 क्विंटल के बड़े बड़े जहाज पानी के ऊपर तैरते हैं, इसी पानी के सरफेस टेंशन के कारण। तो ये पानी का सरफेस टेंशन की वजह से कुछ भी चीज जो भी आप पत्ते के अंदर, जो फसल के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, वो नहीं पहुंच रही है। क्यों, क्योंकि वो पानी के बूंदे के रूप में पत्तों के ऊपर ही पड़ा रह गया, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप, जैसे
देख सकते हैं ये पत्ता है, इस पत्ते के ऊपर पानी की बूंदे के रूप में आपने कोई भी स्प्रे किया वो पड़ा है, और जैसे थोड़ी हवा चलेगी ये सारा नीचे झड़ जाएगा और पत्ते के अंदर नहीं जाएगा। तो अगर मैं हमें क्या करना है, कोई भी चीज, जैसे आप एक एग्जांपल समझे, जैसे चुंबक है, नॉर्थ नॉर्थ पोल को आपस में करोगे तो रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ को करोगे तो आपस में चिपक जाएंगे। उसी तरह हमें क्या करना है, हमें कोई भी चीज जब पत्ते पे स्प्रे करनी है तो हमें ऐसा काम करना है कि वो चीज उस पर चिपक जाए, वो उससे ना झड़े और उसको उसका फायदा मिले। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? उस प्रोडक्ट का नाम है एग्रोलैक्स 85। एग्रोलैक्स 85 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर खुद में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, इसमें कोई पोषक तत्व नहीं है, इसमें कोई कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, मैक्रो कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या काम करता है? ये कुछ काम करता है। कौन से काम करता है? पहला काम करता है स्प्रेडर का काम करता है। स्प्रेडर, जो पानी की बूंदें पत्ते के ऊपर ऐसे से पड़ी थी उनको स्प्रेड कर देता है, चिपका देता है। स्प्रेडर है ये, पहला फायदा इसका, स्प्रेडर का काम करता है। दूसरा, पेनिट्रेटर, पत्तों पर छिड़काव किए गए द्रव आसानी से पत्तों के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि पानी की सरफेस टेंशन जो है वो उसकी वजह से जो पत्ते की क्यूटिकल लेयर है वो पानी उसके अंदर छेद नहीं करता, अंदर नहीं जा पाता। लेकिन जैसे ही एग्रोलाइस 85 को मिला दिया जाता है तो जो पत्तों की क्यूटिकल लेयर है उसको छेद करके जो भी चीज आपने दी वो अंदर घुस जाती है। तो पहला काम है स्प्रेडर, दूसरा काम है इसका पेनिट्रेटर, पेनिट्रेट करके अंदर पहुंचाएगा। तीसरा एक और फायदा इसका, ड्रिफ्ट कंट्रोल। नॉर्मली किसान जब कोई भी स्प्रे करता है ना, तो पानी की पतली पतली बूंदें बनती हैं और वो काफी हवा में चली जाती है, वेस्ट हो जाती है, पत्तों पे गिरने की बजाय हवा में काफी वेस्ट हो जाती है। तो ये जब 85 मिला दिया जाएगा किसी भी चीज के साथ, तो पानी की बूंदें जो है वो धुआं नहीं बनेगा, मोटी बूंदें होंगी और सारी पत्तों के ऊपर गिरेंगी। ये इसका एक फायदा है। इसके अलावा एक इसके ये इसके कोई भी इसके फायदे बोल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्प्रेडर है, बहुत अच्छा पेनिट्रेटर है, बहुत अच्छा एक्टिवेटर है, कुछ भी आप इसको बात बोले। ये क्या करेंगे, किसी भी चीज के साथ मिलेगा ना तो उसके रिजल्ट बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि वो चीजें अंदर जानी शुरू हो जाएंगी। ये पानी को, उसके साथ कुछ भी घोला गया है उसको पत्तों के अंदर घुसाएगा, सीधी सी बात ये है। और जब अंदर घुसाएगा तभी रिजल्ट आएंगे। तो ये एग्रोलैक्स 85 है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको भी इस्तेमाल ऐसे ही करना है, 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml, 2 ml तक इसको डालना है। जैसे ग्रोथ प्रमोटर था उसी तरह इसको 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml तक डालना है। और ये इस पे साफ लिखा है, ये एक्सीलेंट स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, वेटर है, नेक्स्ट जनरेशन है ये देखो मैं फिर आपको एक बात बताऊं, ये अपने आप में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन किसी भी चीज के साथ जब मिला दिया जाएगा तो उसके फायदे बढ़ा देगा। क्यों फायदे बढ़ा देगा? क्योंकि ये उनको अंदर को, इसके आप बहुत सारे इसके बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं किसानों को। जैसे कोई भी आप, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि कोई भी पौधा, कोई भी एक ऐसा पौधा लें, कोई भी जंगली पौधा, कोई भी आप रोड किनारे कहीं से भी कोई भी एक पौधा उखाड़े, छोटा सा पौधा ले ले कोई जिसके छोटे छोटे पत्ते हो, ताकि डेमो आसानी से हो जाएगा। छोटा सा पौधा ले, उसको जमीन से उखाड़ ले, 2 पौधे ले एक जैसे, कोई भी खपतवार कुछ भी उग रहा हो, 2 पौधे उखाड़ ले, दोनों को 10 मिनट के लिए रख दे, दोनों मुरझा जाएंगे जमीन से फटने के बाद, आपको पता है। एक गिलास दो दो बोल में पानी ले, एक पानी नॉर्मल रखें और एक पानी में एग्रोलेक्स 85 की कुछ बूंदे डाल दें। अब दोनों जो मरे हुए पौधे हैं, मुरझाए पौधे, दोनों को एक नॉर्मल पानी में डाल दें और एक एग्रोलेक्स मिले हुए पानी में डाल दें, और 5 मिनट बाद आप चमत्कार देखें, नॉर्मल पानी में जो पौधा पड़ा था वो ऐसे कैसा मरा रहेगा, लेकिन जो एग्रोलेक्स 85 मिला हुआ पानी था उसमें जो पौधा डलेगा वो दोबारा से जीवित हो उठेगा, फ्रेश हो जाएगा। केवल 5 मिनट में चमत्कार आपको दिखेगा। और किसान खुश हो जाएंगे, अरे वाह, मरे हुए पौधे को जिंदा कर दिया। बिल्कुल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पानी दोनों को मिला, लेकिन उसका पानी अंदर नहीं जा पाया, इसने क्या किया, पानी को अंदर घुसा दिया। बस ये इसका काम है। आप किसान और भी बहुत सारे डेमो कर सकते हैं। किसान के पास जाएं, उसके खेत में, उसकी खेत में ही जमीन है, सूखी जमीन, वहां पे जाएं, 2 खड्डे करें, एक में नॉर्मल पानी डाल दें और एक में एग्रोलाइस 85 की कुछ बूंदे मिला के वो पानी दूसरे खड्डे में डाल दें, छोटा सा खड्डा करके। और आप जैसे ही वो पानी अंदर चला जाए उसके बाद उस जमीन को उस खड्डे के नीचे से खोद के देखें, जहां नॉर्मल पानी डाला था वहां इतनी जमीन गिल्ली मिलेगी, जहां एग्रोलाइस 85 मिला हुआ पानी डाला था वहां इतनी जमीन गिल्ली मिलेगी। मतलब ये पानी को डीप तक, गहराई तक लेके जाएगा, ज्यादा नमी रखेगा। तो ये इसके फायदे हैं एग्रोलेक्स 85। तो अब करना क्या है, किसान के पास जाना है, उसको बोलना है 3 चीजें हमारे पास है, एक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एक जमीन को अच्छा करने के लिए, और एक इन दोनों के रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। तो ग्रोथ के जो भी चीजें जो स्प्रे करनी है उन सब के साथ एग्रोलेक्स 85 को मिलाना है, ताकि उनके रिजल्ट ज्यादा आपको मिले। और दो जो प्रोडक्ट है हमारे, ग्रेन्यूल्स और भूमि पोषक, वो आपकी जमीन की पोषक तत्वों को, जमीन को लूज करने के लिए, जमीन को पीएच को घटाने बढ़ाने के लिए, जमीन की एसिडिटी को कम करने के लिए
लिए वो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। तो ये इस तरह के हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको किसानों को बता सकते हैं, और जैसे ही आप बताएंगे मैं 100% आपको भरोसा दिलाता हूं, ये प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और जब ये फसल के ये प्रोडक्ट इस कोई भी ये तीनों कैटेगरी के प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल कर लेगा, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे आना कि पहले ही साल आपकी फसल में 20% से 50% की ग्रोथ होगी, नहीं होगी तो पैसे वापस ले लेना। ये गारंटी दे के आ जाना किसान को पहले ही साल। 20% से 50% ग्रोथ छोटी ग्रोथ नहीं है दोस्तों। अगर 1 क्विंटल अनाज होता था तो 1.5 क्विंटल अनाज होना शुरू हो जाएगा पहले ही साल। छोटी छोटी ग्रोथ नहीं है ये। और दूसरा फायदा, उसके जो रासायनिक खाद पेस्टिसाइड डाल रहा था वो कम हो जाएंगे, 50% कम हो जाएंगे। किसी भी जो भी स्प्रे करना है उसको वो बोलेगा जी आपका कोई पेस्टिसाइड नहीं आता क्या? अभी हमारा कोई पेस्टिसाइड नहीं आता है, लेकिन अगर वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा है, पहली बात तो एक चीज आपको बता दूं, जब अपने जो ग्रोथ वाले प्रोडक्ट और जो जमीन वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो पहली बात देखिए, बीमारी किन को लगती है? जो कमजोर होते हैं, जिसका अच्छा पोषक तत्व तो रहता है, न्यूट्रिएंट अच्छा रहता है, उसको जल्दी बीमारी नहीं लगती है। तो जब अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो पहली बात, प्रोडक्ट्स फसलों को बीमारियां ही नहीं लगेंगी, उनको पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर जरूरत है भी तो जो भी पेस्टिसाइड वो इस्तेमाल कर रहा है उसको एक ही बात बोलना है, अगर आप 1 लीटर कर रहे हो तो आधा लीटर इस्तेमाल करना, साथ में बस एग्रोलैक्स 85 की कुछ बूंदे इसमें ऐड कर देनी, जिससे कम में ही डबल का काम आपको मिल जाएगा। जहर कम हो गया, खर्चे कम हो गए, साथ में फसल अच्छी हो गई, और आपकी फसल भी अमृतदायी हो गई, आपके खर्चे भी कम हो गए, और जो जमीन है वो भी उसकी वो भी विष मुक्त हो गई आपकी। तो ये तीनों तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके हम अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अकेले बना देने से या बता देने से मिशन पूरा नहीं होगा। आप लोगों को किसानों तक पहुंचना पड़ेगा, हर घर तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। जानकारी आप दे दो, प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी मेरी है, रिजल्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बस आप लोगों तक पहुंचा दो। एक जिम्मेदारी आप उठा लो कि प्रोडक्ट्स लोगों तक, घर घर तक पहुंचाने, हर किसान तक पहुंचाने जरूरत है। ये हमने बहुत ही कम रेट में रखे हैं ताकि लोगों के खर्चे कम हो सके। 50-50 100-100 किलो के यूरिया डाल रहा, फलाना डाल रहा है, पहले ही साल आधे करा दो, बस ये दे के आ जाना। तो दोस्तों, इस तरह के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोडक्ट्स आप लोगों तक पहुंचाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 100% आपको इनके उचित परिणाम जैसा आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगे। और हमारा जो मिशन है, विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान, इस मिशन को हम पूरा कर सकते हैं। हम सब मिलके इस मिशन को पूरा करेंगे। तो क्या आप सब तैयार है? तैयार है? यस, हमें मिलके इस मिशन को पूरा करना है। और जैसे ये मिशन पूरा होगा तो सीधी सी बात है, जब किसान समृद्ध होगा, फसल अच्छी होगी, बीमारियां कम होंगी, लोग जहर से बचेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे क्योंकि हम भी वही अनाज खाते हैं, तो हम भी स्वस्थ होंगे। और जब हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा क्योंकि हमारी चीजें लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो हम भी स्वस्थ होंगे और हम भी समृद्ध होंगे। हम सब मिलके हमारे पूरे इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके एग्रीकल्चर के विषय में, और उम्मीद करता हूं आपको भी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और अच्छी जानकारी के साथ, किसी और बीमारी के ऊपर चर्चा करेंगे।